आदरणीय हमारे उपस्थित हमारे सभी आदरणीय नेतागण और सभी हमारे सम्मानित पत्रकार साथियों, आप सबका धन्यवाद। आप पहुंचे। आज हमारे सेतिया साहब ने अच्छा यहाँ पर इंटरेक्शन आपके साथ भी और लंच का आयोजन किया है, उसमें आपने समय निकाला। प्रदेश स्तर की जो एक बात आपके माध्यम से, अभी आपने देखा एक ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है कि जितने ग्रुप ए, बी और सी के रिजल्ट आते हैं उसमें ज्यादातर हरियाणा के बाहर के बच्चों का चयन किया जाए लगातार। देखो, ये शुरू से आप जानते हो कि जो सरकार है और जो मुख्यमंत्री जी है, इनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चल रहा है, हरियाणा के बाहर से सरकार चलाई जा रही है। और ऐसे ही एचपीएससी का चयन भी हरियाणा के बाहर से किया जा रहा है। हरियाणा के बच्चे तो डंकी रूट के माध्यम से पलायन कर रहे हैं और हरियाणा में ग्रुप ए बी की नौकरियों का पलायन दूसरे प्रदेशों के अंदर। इसका सबसे दोबारा से परसों एक लिस्ट आई, हरियाणा पावर यूटिलिटीज एचपीयू में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में 214 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इन 214 में से केवल 29 हरियाणा के। आप अंदाजा लगाएं, असिस्टेंट इंजीनियर की, अगर हरियाणा के बच्चे जो यूपीएससी का क्लियर करते हैं, यूपीएससी में सबसे रिजल्ट पूरे देश में हरियाणा का सबसे अच्छा है, वो हमारे खुद के एचपीएससी जो के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर में क्यों नहीं आ पा रहे। अभी आपने देखा सिविल जज में जो चयनित हुए 110, उसमें से 60 बाहर के। इरिगेशन महकमे में 49 में से 28 बाहर के, हरियाणा से बाहर के उम्मीदवार थे। एसडीओ इलेक्ट्रिकल में 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 ही हरियाणा के थे। और इसी तरीके से टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर में 153 में से 106 बाहरी। और एचपीएससी जो चेयरमैन, जो मैं बार बार बात उठा चुका हूं कि 3 करोड़ हरियाणा वासियों में से एक भी कोई ऐसा हरियाणा वासी इस काबिल नहीं है कि एचपीएससी के चेयरमैन के पद पे, एचपीएससी का चेयरमैन का पद भी वो भी बाहर के। तो ये क्या मॉडल है? ग्रुप ए बी सी में हरियाणा के बच्चों का चयन क्यों नहीं किया जा रहा? और ये केवल यही, यहां तक ही सीमित नहीं रखूंगा इस बात को। एक साजिश के तहत हरियाणा वासियों का हक भी मारा जा रहा है और एक साजिश के तहत आरक्षण का लाभ जिन वर्गों को मिलता है उनके साथ भी धोखा किया जा रहा है। इसका भी उदाहरण आपने देखा इसी पिछले हफ्ते। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश 613 में से कुल 151 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, बाकी पद खाली रहे। और पद खाली नहीं रहे, डीएससी वर्ग के साथ कितना बड़ा अन्याय। डीएससी वर्ग की 60 जो रिजर्व सीट्स थी उसमें से केवल एक का चयन किया गया, केवल एक, बाकी खाली। ये बता दिया कि 35%, और कई कंडीशंस ऐसी रख दी गई कि उन कंडीशंस में जो ना आए। तो डीएससी वर्ग कितना बड़ा वर्ग और कितना बड़ा अन्याय। बीसीए वर्ग 85 में से मात्र 5 का चयन, बाकी सीटें खाली। बीसीबी वर्ग 36 में से केवल 3 का चयन, बाकी सीटें खाली। ओएससी वर्ग 60 में से केवल 2 का चयन, 58 सीटें खाली। तो हरियाणा वासियों का भी हक मारा जा रहा है और जिन वर्गों को आरक्षण का से लाभ मिलना चाहिए था, उन वर्गों के साथ भी बड़ा धोखा किया जा रहा है बैकडोर से। कितना नुकसान ये पहुंचा रही है सरकार, आप इसका अंदाजा लगाएं। तो ये एक प्रदेश की बात जो आपके माध्यम से हम उठा रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है। केवल ग्रुप डी की नौकरियों में
केवल जगह मिल रही है हरियाणा वासियों को, और लगातार ये धोखा हो रहा है। और जो अभी जो 3 दिन पहले जो ये पावर यूटिलिटी वाली जो आई कि भाई 214 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में केवल 29 हरियाणा के हैं, तो ये बड़ा गलत है। इसमें सरकार जिम्मेदार है और सरकार की नीयत जिम्मेदार। अच्छा, एक और बात है अलग जो है, एक जो सिरसा के 1-2 मुद्दे और है, फिर आप सवाल पूछ लेना। ये लोकल जो मुद्दे सिरसा के 1-2 हम करना चाहेंगे। पहली बात तो सिरसा यूनिवर्सिटी में पिछले 3 महीने से एम्प्लॉइज की 400 जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी नहीं आ रही। ये टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों इसमें है। कितना बड़ा आप अंदाजा लगाओ, 3 महीने में दिवाली से लेकर और नया साल भी, दिवाली से लेकर नया साल भी जो आ जाता है 3 महीने में। डॉक्टर सुशील इंदौरा जी का भी हम और हमारे विधायक शीशपाल जी का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। तो 3 महीने में सब कुछ आ जाता है। ये ऐसे टाइम में सिरसा यूनिवर्सिटी में जो है सैलरी ना मिलना, कोई ये हैंड टू माउथ होते हैं एम्प्लॉइज, कोई भाजपा के नेताओं की तरह या भाजपा पार्टी की तरह जो देश में सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है, आपको पता ही है कितना देश नहीं दुनिया में सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। आपको पता है ये रिकॉर्ड बना, वो सबसे बड़ी पार्टी करते थे, सबसे बड़ी पार्टी अब दुनिया में सबसे अमीर पार्टी बन गई। 16,500 करोड़ का इस साल का बैंक बैलेंस, 10,500 करोड़ का 24-25 में था, 6,000 करोड़ और उसमें आप ऐड करें, तो ये आज स्थिति है। तो आज ये इनको अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी जाए, नहीं तो कोई भी आंदोलन करना पड़ेगा, उसमें हम एम्प्लॉइज का साथ देंगे। और दूसरा, जल भराव की स्थिति का जो सिरसा में इतना बड़ा सामना करना पड़ा, अभी तक ना तो मुआवजा मिला ना कोई प्लान मिला कि क्या आने वाले समय में प्लान है, प्लान के तहत किस तरीके से किसान को राहत देने की आगे कोई स्कीम बनाई जाएगी। प्रदेश की विधानसभा में ये मुद्दा भी नहीं उठाने दिया गया। आपने देखा कि अभी विधानसभा सत्र भी हुआ था, बड़ी लड़ाई लड़ी कि मुआवजा मिले किसान को और कोई योजना बनाई जाए। इतना व्यापक जल भराव से आज ग्रस्त है हमारे जो पूरा सिरसेम का क्षेत्र बनता जा रहा है सिरसा जिले के अंदर। तो ये भी एक दूसरी बात हम आपके माध्यम से उठाना चाहेंगे। बाकी आप कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वो मोटो संज्ञान इस पे लिया और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कमेटी बनाने का कार्य किया है, ये जनता की जीत है, ये सच्चाई की जीत है। ये जो सरकार की जो बदनीयती थी वो पकड़ी गई थी। सरकार कुछ अपने बड़े बड़े व्यवसायिक घरानों के साथ मिली भगत करके और रियल एस्टेट माफिया और खनन माफिया को अरावली बेचने की तैयारी कर रही थी। जब जनता को यह नीयत समझ में आई तो देश में आवाज उठी, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक आवाज उठी। हमने भी आंदोलन की चेतावनी दी, याद होगा, 3 दिन आंदोलन करेंगे। वो आवाज जब चारों तरफ से आई कि जबकि तो केंद्र के मंत्रियों ने उसका बचाव करने की कोशिश करी, इन दोनों ने ये बड़ा, इसमें केवल कांग्रेस शोर मचा रही है। अब मैं इन दोनों मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने जनता की आवाज को स्वीकार करते हुए उस पर स्टे लगाने का काम किया, एक्सपर्ट कमेटी बनाई, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी वो वैसे ही बचाव करेंगे जो 100 मीटर का कर रहे थे? 2 ही मंत्रियों ने किया पूरे देश में 100 मीटर के फैसले का बचाव, भूपेंद्र यादव जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने, कि 100 मीटर ठीक थी, जबकि 100 मीटर का बिल्कुल फैसला कोई औचित्य नहीं है। 100 मीटर में तो लगभग हरियाणा के अंदर तो सारी अरावली आ जाती थी। आप खुद अंदाजा लगाएं कितना गलत फैसला था। तो आज ये जनता की जो आवाज है, उस आवाज को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, इसका श्रेय जनता को जाता है। और आगे भी हमें विश्वास है और हम पूरा आशा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बन के गठित की गई है वो आने वाले समय में इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरण और प्रदूषण,
के बीच में संतुलन बनाते हुए अगली पीढ़ी के भविष्य को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इन बातों को ध्यान में रखेगी। जो माफिया और जो भाजपा सरकार से मिली भगत करके अरावली को जो हड़पना चाहते हैं और जो अरावली को बेचना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के भेंट पर्वत और पर्यावरण को नहीं चढ़ने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रहरी बनेगी देश के लोगों का, और हम भी इस बात के लिए हमेशा सजग रहेंगे। सर, आपने अभी कहा था कि जो नौकरियों के अंदर है, मनरेगा योजना को लेकर क्या? मनरेगा की योजना में हमारी कल CWC की बैठक थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, कार्य समिति की, और मैं भी उसमें उपस्थित था। काफी चर्चा हुई कांग्रेस पार्टी की। ये योजना कांग्रेस पार्टी की देन थी देश को, कांग्रेस की सरकार को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का को हम याद करते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी का हम धन्यवाद करते हैं। उन लोगों की सोच थी जो कि इतने बड़ी योजना बनी। सरकार ने बैकडोर से नाम बदलने के नाम से उस योजना को ही समाप्त करने की साजिश रची, और ये भी लोगों के समझ में आ गई है। और कांग्रेस मनरेगा के जितने हमारे मनरेगा वर्कर हैं, मनरेगा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अधिकारों का यूं हनन नहीं होने देगी। कांग्रेस सड़कों पर लड़ाई लड़ेगी। ये CWC में हमने ये निर्णय लिया, CWC में हमने शपथ ली, और 5 जनवरी से पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से 1.5 महीने का एक प्रथम कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें हर गांव, हर विधानसभा और जिले के अंदर हम अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करेंगे, सड़क पे आएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। सदन के अंदर आपने देखा लास्ट हफ्ते में जब ये फैसला लिया गया तो पूरी लड़ाई लड़ी विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने विशेष तौर से, और मैं बधाई भी देता हूं। यहाँ पे भी कल भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर KV सिंह जी और अमित हमारे यहाँ पहले ही प्रोग्राम की शुरुआत की जा चुकी है, कल कांग्रेस स्थापना दिवस पे सिरसा जिले के अंदर। और इसी तरीके से हम कार्यक्रम को पूरे प्रदेश के अंदर 5 तारीख से और पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी लेके। आपने अभी कहा था कि सरकार के कर्मचारी जिन लोगों एक जल भराव का 116 करोड़ का मुआवजा जारी किया है सरकार ने, लेकिन जिन लोगों को खेत डूबे हैं उनको तो एक पैसा नहीं मिला है। देखिए, और जो मिला है, और जो आपने देखा होगा, ये भी लोकसभा में मैंने उठाई थी बात कि हरियाणा के जितने किसानों ने पोर्टल, सरकार ने पोर्टल खोला, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, और जितने किसानों ने उसमें आवेदन दिया, जितने एकड़ का, वो आंकड़ा मैंने सदन में रखा था, अभी मेरे को अवधि कफ वो आंकड़ा याद ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें से मात्र 8% किसानों को मिला। 53,000 मेरे ख्याल कितने? 53,000। और कितनों ने भरा था? 5.5 लाख। 5.5 लाख किसानों ने ये आवेदन किया था, और 53,000 को, और 53,000 को भी जो है न्याय संगत नहीं मिला। ये आज हर जिले से कंप्लेंट आई। पहली बात तो ये, जब सरकार नीचे जाकर स्पेशल गिरदावरी के लिए जो अच्छी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी, जाकर वो तो की नहीं, सरकार ने डिप्यूट नहीं किया पटवारियों को, अधिकारियों को, कि हर जगह जाकर, हर खेत में जाकर गिरदावरी करें और हर किसान को लाभान्वित करें। दूसरा, इन्होंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पे कहा कि इस पे भर दो। जिन्होंने उस क्षतिपूर्ति पोर्टल पे भर दिया, आप उनके पास जाने के, जिनका नहीं मिला मुआवजा, उनके पास क्या रेमेडी है? बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और मुआवजा भी, जो मुआवजे का जो दर है, वो मुआवजे का दर भी आप अंदाजा लगाओ, 2014 में कांग्रेस सरकार में देश में सबसे ज्यादा मुआवजा था 10,000 रुपए प्रति एकड़, जो उस समय पंजाब में 5,000 रुपए प्रति एकड़ था मुआवजा, जो अपना खराबे का मुआवजा जिसे कहते हैं। आज 12 साल के बाद पंजाब में तो आपको ध्यान होगा कि इनकी सरकार ने कहा, आम आदमी ने, कि भैया मिनिमम मुआवजा 20,000 प्रति एकड़ दिया जाएगा खराबे का। इस बार ये जब जल भराव की स्थिति का सामना करना पड़ा, और हरियाणा में कहा 7,000। तो 10,000, ये पहली सरकार है जो 12 साल में मुआवजा ही कम कर दिया है इन्होंने खराबे का। तो किसान इस सरकार के निशाने पे है। किसान के जख्मों पे मलहम नहीं, नमक छिड़कना आती है सरकार हर मौके पे। ये जो इस बार जल भराव के बाद की गई कार्रवाई, चाहे वो मुआवजे की हो, चाहे वो गिरदावरी की हो,
चाहे वो जल भराव के आने वाले समय के समस्या के समाधान के लिए ड्रेन इत्यादि की हो, उससे साबित हो गया। दीपेंद्र, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं अक्टूबर में कि 1 नवंबर से बस बढ़ी हुई पेंशन 3200 मिलेगी, 200 रुपये बढ़ाकर। जनवरी आने को हो गया है और अभी तक जो है वो उनके अकाउंट में 3000 ही पेंशन आ रही है। देखिए, ये साबित होता है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा का कुछ अधिकारी सीरियसली नहीं, क्योंकि प्रदेश के अधिकारियों को पता है कि सत्ता की डोर दिल्ली में बैठे लोग के हाथ में है, मुख्यमंत्री जी के हाथ में नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं दिल्ली से आए हुए मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री रामनाथ अठावले जी को कहा कि मैं तो 2 चपरासी भी नहीं बदल सकता, मैं की बदली नहीं कर सकता, ये कहा। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो एनडीए की घटक दल है, जिसके अठावले जी केंद्रीय मंत्री हैं, उस पार्टी ने अपनी अधिकृत प्रेस वार्ता में चंडीगढ़ से ये कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अठावले साहब को ये कहा है कि मैं 2 अधिकारियों की, इससे भी दुख की बात यह है कि 2 अधिकारियों की मैं तबादला नहीं कर सकता। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह थी कि उन्होंने ऐसा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है खुल्लर साहब, उनके सामने कहा। तो मुख्यमंत्री जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने कह रहे हैं कि मैं 2 अधिकारियों की बदली नहीं कर सकता, और ये जानकारी हम नहीं दे रहे, विपक्ष नहीं दे रहा, ये वो केंद्रीय मंत्री जिस घटक दल से, आरपीआई की घटक दल, उस बैठक के बाद उनकी अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जा रही है। शायद देश में ऐसी स्थिति ना हो। तो ये जो आप 3200 की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि पेंशन आएगी मगर अभी तक नहीं आई, तो शायद जिनके हाथ में इस सत्ता की डोर है, दिल्ली बैठे जिन लोगों के, शायद उनसे बिना पूछे कर दी थी। दीपेंद्र सर, ये जो विधानसभा में अभी आपने सर कहा है, प्रस्ताव लेकर के आई सरकार के लोग, देखिए से पहले कांग्रेस वॉकआउट। देखिए, ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए हम लेके आए कि हर मोर्चे पे सरकार विफल, और ये मैं आखिरी कर लेता हूं क्योंकि इसके बाद आप समझे हमें, तो अपना इसके बाद एक और ले लेते लास्ट। तो ये अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आए कि प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पे विफल साबित हो गई। जल भराव में किसान को राहत नहीं, एमएसपी मिली नहीं किसान को कहीं, चाहे वो धान की बात हो, चाहे नरमा की बात हो, चाहे बाजरे की बात हो। धान घोटाला अलग से देश के अंदर एक उदाहरण बन के सामने आया। खिलाड़ियों का कहीं सरकार कहीं ख्याल रख नहीं रही, हरियाणा के हितों का सरकार कहीं ख्याल रख नहीं रही। अपराध चरम सीमा पे है, यहाँ तक कि पुलिस के अंदर ही एक एडीजीपी स्तर के अफसरों को, अगर ऐसा इस स्तर के अफसरों को अगर आत्महत्या करनी पड़े, आपस में पुलिस में एक दूसरे पे दोषारोपण करके, और उस बात को लेकर क्या सरकार ने पूरे देश के सामने उदाहरण पेश किया, जब मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं 2 अधिकारियों की ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। तो प्रदेश में ऐसी स्थिति होगी कि यही नहीं पता कि प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। इन बातों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आए। मत दुर्भाग्य की बात यह है, और यहीं से मैं बात अपनी समाप्त करूंगा, एक आखिरी प्रश्न ले लेंगे पहले से। दुर्भाग्य की बात यह है कि जनता की ये जो मुद्दे थे, इन मुद्दों पे जवाब देने की बजाय सरकार ने हमारे 9 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। 9 विधायक सस्पेंड कर दिए सरकार ने। विधायकों को विधानसभा से सस्पेंड करने का यूं औचित्य सरकार का नहीं है, ये तो जनता का है। इन विधायकों को जनता ने चुन के भेजा है। हरियाणा में बराबर का विपक्ष है, हमारे 37 विधायक है, और लगभग बराबर का मत प्रतिशत कांग्रेस को मिला है। तो सरकार इतने अहंकार में ना है कि विधायकों को सस्पेंड कर रही है, जनता ने चुन के भेजा है। और सरकार विधानसभा में ये विधायक जब चुन के जाएंगे तो किसान की, एमएसपी की, जल भराव की, कानून व्यवस्था की, मनरेगा की, मजदूरों की, गरीब, हरियाणा के विकास की बात करेंगे। सरकार को बुरा लगे या अच्छा लगे, ये हमारा दायित्व है। तो सस्पेंड सरकार नहीं कर सकती, जनता कर सकती है सस्पेंड। और ऐसी सरकार जो जनता के मुद्दों को ना सुने, आने वाले समय में जनता ही उनको सस्पेंड करेगी। आखिरी लेते हैं सबसे अब इनका एक रह गया सर। भारतीय एक सबका ले लिया। बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब उन्नाव रेप केस में जो आरोपी है उसकी बदली, उसका बेल मिल जाती है, और दूसरा केस है अंकिता भंडारी,
हत्याकांड में, उसमें भी बीजेपी नेता का एक बड़ा नाम। भाजपा सरकार का अहंकार किस चरम पे है, आप अंदाजा लगाएं।